मार्कर। डेफिनेशन ये कहती है कि पहला रूल ये कहता है अगर केंद्र के घर खाली हो किसी की कुंडली में, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा जो जातक है वो खाली मुट्ठी लेके पैदा होता है, यानी कि उसके जीवन में बेसिकली क्या है कि, क्योंकि ये क्या होता है, बंद मुट्ठी के ग्रह होते हैं, पहला, चौथा, सातवां, दसवां, हमने पिछली से पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई ये बंद मुट्ठी के ग्रह होते हैं, मगर अगर ये केंद्र के घर खाली हैं तो मतलब ऐसा जो जातक है वो खाली मुट्ठी लेके पैदा हुआ है वो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाबालिग कुंडली, मतलब जीवन में शायद उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही एफर्ट करने पड़े, यानी अपने जीवन में हो सकता है पिछले जीवन से वो कुछ पॉजिटिव नहीं लेके आया हो, क्योंकि केंद्र के जब खाली घर होते हैं तो कभी कभी कुंडली जो होती है वो अगर सारे ही घर खाली हो तो अपने रिजल्ट ऑफर करने में मतलब बेसिकली क्या है, फ्रॉम एवरी परस्पेक्टिव वो कमजोर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट को अगेन मैं समझाता हूं। वैदिक ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट होता है, षडबल में एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर षडबल में कोई प्लैनेट केंद्र में, अगर कोई प्लैनेट केंद्र में हो तो उसको बेसिकली क्या होता है कि अच्छे पॉइंट मिलते हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है 60, तो उसको 60 पॉइंट मिलते हैं या 30 मिलते हैं, ठीक है। तो केंद्र में अगर कोई प्लेनेट बैठा और अगर उच्च का होगा तो उसे 60 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब केंद्र की इतनी इंपॉर्टेंस है। वहां पर इवन उन्होंने त्रिकोण के घर को भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जहां और जो कि लक्ष्मी घर होते हैं, पहला, पांचवा, पहला और नौवा। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, ताकि आपको समझ में आ सके कि कोई भी ज्योतिष अलग विद्या नहीं है, कोई ना कोई डिराइव की गई है किसी से। तो वैदिक ज्योतिष इज अ मदर ऑफ ऑल, और जो लाल किताब है, जितनी भी और फर्दर ब्रांचेस हैं, दे आर बेसिकली दे आर जस्ट ब्रांचेस, ठीक है। तो क्योंकि मैं सारी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं तो मैं इसलिए आपको बता भी रहा हूं ताकि आपको भी समझ में, और मुझे लगता है कि शायद आपकी कैपेसिटी है, आप समझेंगे भी, डाइजेस्ट भी करेंगे। जहां पर भी लगे आपको डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं, मैं कुछ ज्यादा एग्जाम्पल दे देता हूँ और वैदिक ज्योतिष भी समझा देता हूँ तो आप मुझे प्लीज मना कर दें, मैं फिर लिमिटेड लाल किताब तक रखूंगा। बट ये समझा के फायदा ये हो जाता है कि आपको ये एक एनोलॉजी याद रहेगी कि सर ने ऐसे समझाया था कि बंद मुट्ठी के ग्रह खाली लेके आया अगर होगा बच्चा तो जीवन में कुछ लेके नहीं आया होगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा पॉइंट वैदिक ज्योतिष में केंद्र के घरों को में जो प्लैनेट होते हैं उसको मिलती है, सबसे ज्यादा पॉइंट वहां मिलते हैं। षडबल में एक ऑप्शन होता है ये देखने का, ठीक है। अब पहली, हमने पहला तो ये वाला समझ लिया हमने कि चलो भाई नाबालिग कुंडली होगी, अगर पहले, चौथे, सातवें, दसवें घर में कोई प्लैनेट नहीं होगा तो मतलब कुंडली अपने रिजल्ट ऑफर करने में सक्षम नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि यदि बुध ग्रह अकेला केंद्र में कहीं बैठा हो, बुध जो ग्रह है वो अकेला कहीं केंद्र में बैठा हो, यानी वो ऐसा बैठा हो, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, यानी कि कंडीशन ये हो सकती है, ऐसे हो सकती है कहीं किसी मतलब, ठीक है, ये हो सकती है कि चंद्र बुध ग्रह अकेला बैठा हो तो तब भी नाबालिग कुंडली होगी। या फिर एक एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि ये आ, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है, मैं जस्ट कुछ प्लैनेट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा मतलब अटपटा ना लगे कि बाकी के प्लैनेट कहाँ चले गए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये अगर ऐसी कुंडली दिखाई दे आपको तो इसको बोल सकते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, नाबालिग कुंडली बोल सकते हैं, यानी कि कुंडली में थोड़ा ऑफर रिजल्ट करने में थोड़ी ताकत कम होती है, कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो अगर हमें दिख रहा है बुध या चारों जो घर है वो खाली हो तो नाबालिग कुंडली होगी। तो दो रूल हमने समझे। तीसरा रूल है कि अगर शनि केंद्र में हो, ठीक है, और राहु केतु भी केंद्र में हो, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये है कि शनि इज इन केंद्र हाउस एंड राहु केतु आर इन केंद्र हाउस, ओके। यानी कि ये हो सकता है, एक सेकंड, यानी कि ये हो सकता है कि भाई जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए इसके अंदर,
एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि भाई शनि अकेला पहले घर में बैठा हुआ है और बाकी के सारे प्लेनेट बाहर के घरों में बैठे हैं, बाहर के घरों में, यानी दूसरे, तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें, नौवें, 11वें, 12वें। अब इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ। अगेन आई ट्रस्ट यू गाइस कि मुझे भरोसा है कि आप समझेंगे, ठीक है ना। और वही रिटेन करने की और समझने की काबिलियत को ध्यान में रखते रखते वैदिक ज्योतिष में एक आपने हाउसेस पढ़े होंगे जिसको बोलते हैं केंद्र हाउसेस और पनफर हाउसेस और अपोलिकम हाउसेस जो होते हैं, ये अपने पढ़े होंगे शायद, जिसको किसी ने पढ़े हैं ये? क्या सर? केंद्र, पनफर और अपोकिलम। पनफर कॉलम पता नहीं क्या है, नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है, किसी ने भी नहीं पढ़ा। सुचि जी आपने, सोनिया जी, रश्मि जी? हाँ सर, हाँ सर, वो 3, 6, 11 को बोलते हैं और 2, 5 ऐसा कुछ। हाँ, तो जो केंद्र के घर हैं सबको पता है 1, 4, 7, 10, और जो पनफर हाउस हैं वो होते हैं 2, 5, 2, 5, 8, 8, 11 11। नहीं, 8, 11 नहीं। हाँ यही होता है, 2, 5, 8, 11। और जो तीसरी अपोकिलम कंडीशन होती है वो होती है 3, 6, 9, 12 जो घर होते हैं वो होता है। इसमें भी वैदिक ज्योतिष में भी जो केंद्र के हाउसेस होते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं। तो आपने आगे वाला क्वेश्चन करना था, तो फिर बाकी के सेकंड पॉइंट किसको मिलते हैं फिर? तो उन किसको मिलते हैं? पनफर हाउस में जो प्लैनेट होते हैं उनको पॉइंट मिलते हैं। फिर तीसरे में मिलते हैं जो अपोकिलम में होते हैं उनको मिलते हैं। तो यहां पर भी मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में जब केंद्र हाउस चला बार बार ये चीज आई, और जब आया कि शनि अकेला हो, तो जब अकेला हो केंद्र में तो अगेन फिर केंद्र आया, तो मुझे अचानक से स्ट्राइक हुआ कि एक फीचर वैदिक ज्योतिष में भी होता है। तो अगर शनि अकेला बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ अकेला बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने सन बैठा दिया, यहाँ पे हमने राहु बैठा दिया, यहाँ पे केतु है, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो ये भी नाबालिग कुंडली होगी, है ना। तो ये भी क्या होगी? नाबालिग कुंडली होगी। अगर हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, शनि को तो केंद्र के घर में रख रहे हैं, बाकी सबको बाहर बैठा रहे हैं। तो बाहर के घर कौन है? जो दूसरा घर है, जो दूसरा घर है, पांचवां घर है और आठवां घर है और 11वां घर है, तो इसको बोलते हैं पनफर हाउसेस, पनफर, ठीक है। और जो 3, 6, 9, 12 हैं उनको बोलते हैं अपोकिलम। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब कभी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे कभी भी जीवन में, या इसको बाद में क्लास के जितनी बार भी, तो आपको याद रहेगा कि भाई हमें लाल किताब का ये नाबालिग कुंडली का कॉन्सेप्ट में हमको वैदिक ज्योतिष के 2 और चीजें सिखाई। एक तो पनफर, केंद्र हाउसेस और अपोकिलम। तो बेसिकली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है केंद्र के हाउसेस में, उसके बाद होती है स्ट्रेंथ होती है पनफर हाउसेस में, और उसके बाद जो होती है वो होती है अपोकिलम, जो कि होते हैं 3, 6, 9, 12। यानी कि कौन सा? एक तो ये 3, एक ये 6, एक ये 9 और एक ये 12। और आप इसमें एक सबसे बड़ी बात आपने नोटिस करी होगी, खुद सोचिए कि 9वां घर जो कि धर्म का है, लक का है, फॉर्च्यून का है, अगर किसी का 9वें घर में कोई प्लैनेट है भी, तो आप ये याद मान के चलिए कि मतलब उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स अगेन वी रिक्वायर मोर हॉरोस्कोप्स एंड लिटिल बिट रिसर्च। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा दिया है, जुपिटर ही बैठा दिया, ठीक है, और अंदर कोई केंद्र में बैठा है, तो याद रखिए केंद्र के घर की प्लैनेट की ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बशर्ते की जो 9वें में बैठा है। जबकि देखो 9वां घर लक्ष्मी स्थान होता है वैदिक ज्योतिष में, और लक का भी है, मगर इसको पॉइंट कम मिलते हैं एज कंपेयर टू द केंद्र हाउसेज। खैर एनीवेज, इसमें नहीं ज्यादा जाएंगे, आपको इसलिए तो समझा दिया कि कोई बात नहीं, आप को थोड़ा पता रहेगा तो अच्छा है। ऐसे ही सेम कंडीशन आपने राहु की देखनी है, जो कि इधर है। और चौथी कंडीशन है 9th हाउस में मर्क्यूरी एंड थर्ड हाउस है जुपिटर। एक सेकंड रुकिए, आई थिंक लाइट चली गई है, तो अगर इंटरनेट कनेक्शन बंद होता है तो लेट मी स्विच, 1 सेकंड। अगर मेरा इंटरनेट बंद हो जाए तो मैं दोबारा से 2 मिनट में ज्वाइन करूंगा दूसरे नेटवर्क से, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। ओके, तो चौथी कंडीशन क्या है? अगर 9th हाउस में मरकरी हो, 9th हाउस में मरकरी है और
3rd हाउस में जुपिटर है तो भी ये नाबालिग कुंडली होगी, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब मैं मरकरी का बारे में आपको क्लास दूंगा, बुध ग्रह की दूंगा, तो 9वें घर का जो बुध होता है बहुत 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 ज्यादा खराब होता है। 9वें घर का बुध, तो 9वें घर का बुध बहुत ही ज्यादा खराब होता है। इवन मैंने आपको एक वक्र दृष्टि भी पढ़ाई थी, तो मुझे बता सकता है मरकरी की वक्र दृष्टि कहाँ से कहाँ पे पड़ती है? मैं शायद भूल गया हूँ। कैन समवन हेल्प मी रिमाइंड? बुध ग्रह की वक्र दृष्टि किसी को याद है? 3rd हाउस पे। कहाँ से कहाँ पे पूरा बताइए ना सुची जी। 9th हाउस से 3rd हाउस। 9th हाउस से 3rd हाउस, वेरी गुड। तो ये वक्र दृष्टि पड़ती है तो मतलब ये बेसिकली क्या है, इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है। मगर अभी जस्ट पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, साथी ग्रह, ठीक है सुची जी। तो ये दोनों एनिमी प्लैनेट है, मानते हो आप? जुपिटर और मरकरी आपस में शत्रुता रखते हैं, है ना सुची जी? हाँ जी सर। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जुपिटर तो मरकरी के घर में चला गया है और मरकरी बुध के घर में आ गया है। तो बड़ा ही ना एक एक ये एक ऐसी कुंडली हो सकती है, समझ में ना, ये अच्छा ऑफर कर रहा है बुध, यहाँ पे बैठा हुआ पितृदोष दे रहा है 9वें घर में, यानी बुध का ऋण दे रहा है। इसको पितृदोष नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बुध का ऋण 9वें घर में। या वाकई में बुध अच्छा दे रहा है, क्योंकि अगर बुध के नेगेटिव रिजल्ट ऑफर करेगा तो इसकी वक्र दृष्टि तो खराब करेगी करेगी, तीसरे घर को, 9वें घर को भी स्पॉइल करेगी। बट अगर ये साथी, अगर एक दूसरे के साथी बने तो हो सकता है उसके जीवन में ना चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं और बुद्ध का ऋण ना हो। तो यहाँ पे चीजें क्या सीखने को मिली, एक तो साथी ग्रह वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है। और सोनिया जी ने पूछा था सर मंगल और जुपिटर तो दोनों मित्र हैं, तो लकीली चलो यहाँ पे एक सीखने को मिला, ये दोनों तो एनिमी है। तो अगर एनिमी है तो इसका मतलब ये शायद हो सकता है सपोर्ट करें। तो इसको कैसे समझेंगे? तो मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं, एक ही जन्म में पैदा हुए, जब 25-30 साल के हो गए तो एक के जीवन में बुध ग्रह ने 9वें घर में बवाल मचा दिया, खूब प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, और एक के जीवन में बुध ग्रह ने जुपिटर के साथ साथी ग्रह मिलकर उसको जीवन में बहुत ऊंचाइयां दी, और एक के जीवन में बुध ग्रह 9वें घर में बैठ के बुद्ध का ऋण दे रहा है और उसकी उल्टा वक्र दृष्टि भी खराब कर रही है तीसरे घर को। तो हो सकता है सिबलिंग के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। बनती बनती ना हो, गुरु के साथ ना बनती हो, कहीं ना कहीं गुरु का कोई कर्ज हो, ये हो सकता है। तो ऐसे समझना है। सर ये जो साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे, ये किसी भी घर में होगा तो होगा ना? जैसे मरकरी आपने किसी भी बताया कि 9th में है, और लेट्स से कि जुपिटर 6th में है, तब भी होगा ना? जुपिटर, एक मिनट लिख लेते हैं, 6th में है, ओके वेरी और गुड, मरकरी वही 9th में ही है, तब भी है ना? तब भी ये 9 और ये 6 पे कर रहा है करेक्ट ना? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तब भी ये साथी ग्रह का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि तो यानी कि ये मित्र होते हुए भी, सॉरी दुश्मन होते हुए भी ये अच्छे रिजल्ट ऑफर जातक के जीवन में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मैंने अभी बोला कि 50% to 60% और 40% प्लेनेट हमारे ही कंट्रोल में होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं होते, हमारे ही अंदर समावेश होता है उनका। हमारी बॉडी हमारी आत्मा में ही होता है। अगर हमने कंट्रोल कर रखा है अपनी क्रियाकलापों पे, अपनी जुबान पे, अपनी इंद्रियों पे, क्योंकि जो छठा घर है आप देखोगे तो सारी इंद्रियां वो ही गवर्न करता है। क्रोध, लोभ, मोह, माया, शत्रु बनाना, है ना, ऋण लेना। तो ये ऋण लेना भी हमारे हाथ में, हम बैंक से लोन क्यों लें? जबरदस्ती थोड़ी ना कि आप देखेंगे ना कुंडलियां जो बहुत आती हैं तो लोग बोलते हैं कि सर हमने 10 लाख का लोन लिया, ईएमआई ले ली 20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की ले ली, और अब हमसे कर्जा नहीं चुक रहा, या तो जॉब नहीं है, काम नहीं चल रहा। मतलब काम पहले चल रहा था मगर, और लोन, जब लोन ले लिया तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3-4 साल बाद जॉब छूट गई या काम ऐसा हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि अपने जो डिजायर्स हैं उन पे कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में है। और बहुत हद तक आप देखेंगे तो ऐसे काम मतलब करते हैं प्लैनेट, वो आपको कहते नहीं है कि करो, हम खुद ही करते हैं, हम खुद ही करते हैं और अपने प्लैनेट को ऐसे खराब कर लेते हैं। तो बट यस, योर क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली राइट कि यहाँ और पे सर होंगे। जैसे ये जो इमेच्योर कुंडली है, तो वर्सेस आपने लिखा है जैसे पेंडिंग कर्मा, अगर ये किसी की कुंडली में मिलता है, ये कॉम्बिनेशन इमेच्योर का, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी लाइफ स्ट्रगल होगी बहुत ज्यादा? लाल किताब तो यही कहती है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो स्ट्रगल बहुत होंगी, मतलब पिछले जन्म के ऋण बहुत होंगे।
अच्छा आपने मुझे रिमाइंड कराया, पेंडिंग कर्मा का जो शब्द है, यस, पिछले जन्म के बहुत बहुत ऋण होंगे बेसिकली। ऐसा जातक अपने जीवन में पूर्व मतलब पुण्य कुछ लेके नहीं आया अपने पिछले जन्म से, ताकि इस जन्म में उनको उसको कुछ मदद मिलती है अपने पूर्व पुण्य के जो उसने अच्छे काम किए होंगे, तो उसको क्या करना है, इसी जीवन में अच्छे काम कर करके अपना जो एक बैंक बैलेंस है ना पुण्य कर्मों का, वो बढ़ाना पड़ेगा उसको खुद ही बढ़ाना पड़ेगा। पिछले जन्म के संचित कर्मों से उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी रिजल्ट एज इन हेल्प नहीं मिलेगी। होता क्या है ना, हम कभी कभी हम जाते हैं तो हमने देखा कि हम कहीं पे खड़े हैं, हमने अपनी स्कूटी बाइक खड़ी कर दी, तो एक की तो चोरी हो गई, हमारी बच गई, ठीक है। ऐसी कहीं होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम किसी के साथ गए तो उसका हो गया और हम बच गए, तो ये उस समय कौन हेल्प कर रहा होता है, हमारे संचित कर्म तो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं पिछले जन्म के। किस रूप में? अच्छे कार्यों के रूप में, पूर्व के जो हमारे पुण्य कर्म थे उसके रूप में हमको बचाते हैं वो। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं अभी, मुझे बताइए स्लाइड चेंज हुई? जी सर। ओके, तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट 12 years आर डिफिकल्ट एंड फुल ऑफ स्ट्रगल ड्यू टू बैड लक। तो मतलब ये नाबालिग कुंडली का में ये बताते हैं कि ऐसे जनरली क्या होता है, ऐसी कुंडलियों में जब आपने आइडेंटिफाई कर ली कि नाबालिग कुंडली है, तो पहले 12 साल बहुत स्ट्रगलफुल रहते हैं। पहले सर एक क्वेश्चन और, सॉरी वो पिछली वाली स्लाइड। कोई नहीं, बिल्कुल पूछिए, नहीं पूछिए। सर ये जो सैटर्न और राहु का आपने बताया थर्ड पॉइंट, इसमें दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए या एक से भी होगा? जैसे सैटर्न अगर 10th में है और राहु केतु दूसरे घरों में बैठे हैं, शायद आपने बताया, मैंने मिस कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है यहाँ पे जो मैंने एंड लिखा हुआ है, तो इसमें एक कंडीशन भी मीट करेगी तो नाबालिग कुंडली है, दोनों का कंडीशन मीट करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल है ऐसी कंडीशन मीट करना, तो कि बिल्कुल यही मतलब एक भी होगा, लाइक सैटर्न और राहु केतु इधर उधर है तब भी है? तब भी, करेक्ट। और बाकी जैसे किसी की नाबालिग है और बाकी थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो वो सपोर्ट रहेगा, मतलब अभी हम शायद इसमें आगे पढ़ेंगे कि जैसे ये हमने दो चार जो कुंडलियां पढ़ी हैं, लाइक नाबालिग और धर्मी हाफ ब्लाइंड, तो अगर पहले ही किसी की कुंडली में हमें ये दिख जाए, बिकॉज ये तो सीधी कंडीशन। देखो कितनी अच्छी चीज पूछी आपने, मैं अभी बताता हूँ, अभी यहीं पे क्लैरिफाई करता हूँ। बहुत अच्छी चीज थी कि मान लीजिए आपने बोला कि सर अभी हमने नाबालिग भी सीखा, उससे पहले धर्मी भी सीखा, तो अगर मैंने आपका तीसरे वाला जो तीसरे वाला रूल लिखा है, मैंने उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, शनि को यहाँ रख दिया, सपोज करो, मान लिया मैंने यहाँ पे रख दिया, या मैंने किसको रख दिया, शनि के अलावा बोल रहा हूँ, या वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने राहु को रख दिया, और ये दोनों किसके घर में? चंद्रमा के घर में है। तो धर्मी कुंडली में हमने पढ़ा था, अगर पापी ग्रह चौथे घर में आ जाए तो वो धर्मी कुंडली बन जाती है। तो यानी क्या हुआ, ये जो कुंडली आपको दिख रही है, ये नाबालिग भी हुई और धर्मी भी हुई, तो ये एक ट्रिकी सिचुएशन भी हो गई, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन भी हो गई। इसमें हो सकता है कि ऐसा जो जातक है उसका जीवन में, इस जीवन में जो धर्म हो, वो अपनी माँ के लिए सेवा करना बहुत हो, क्योंकि पिछले जन्म में शायद माँ को बहुत कष्ट दिया हो, माँ के माँ का कोई कर्ज लिया हो, या माँ समान तुल्य जो कोई उनके घर में कोई और हो, मौसी हो, उनका कोई कर्ज लिया हो, तो तभी मेलेफिक प्लैनेट इसमें आए हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है जातक से कि भाई धर्म के काम करोगे तो जिंदगी तर जाएगी, तो इसलिए धर्मी कुंडली है, ना कि इसलिए कि आपने जीवन में पिछले जन्म में कोई अच्छा किया होगा तो इसलिए शनि राहु चौथे घर में है। एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई तुमको अच्छा कार्य करना है, मतलब अपनी माता के प्रति अच्छा कार्य करना है, माँ तुल्य समान जो स्त्री हैं उनकी मदद करनी, उनकी सेवा करनी, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं तो इसका मतलब जनरली ये मानना चाहिए कि उस हाउस के सिग्निफिकेशन को वो स्पॉइल करने आए हैं, हमको उनका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट बैठे उनका कारण, उन किसी जगह बैठे तो उनका कारण है ना, आपको दुख देने आया। वो अच्छा बैठा होगा तो वो तो सुख देने आया, मान के चलते हैं कि भाई तो सुख देने ही आया है, चलो हमें तो ध्यान